तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है अंतरिक्ष में स्थित एक रेखा का समीकरण। अब अंतरिक्ष में किसी भी रेखा का समीकरण अगर ज्ञात करना है तो उस समीकरण को ज्ञात करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उस रेखा की स्थिति क्या होगी। कि किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करने से पहले हमें उस रेखा की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष में तो बहुत सी रेखाएं बन सकती हैं। अंतरिक्ष का मतलब यहाँ पर स्पेस से है, मतलब इस खाली जगह से है कि इस स्पेस के अंदर हम अनंत रेखाओं की रचना कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर किसी एक निश्चित रेखा की रचना करनी हो तो उस निश्चित रेखा की रचना करने के लिए हमें यहाँ देखिए क्या क्या बातें जो है वो चाहिए। कि निश्चित रेखा की अगर हम रचना करना चाहते हैं, निश्चित रेखा की अगर हमें रचना करनी है तो उसके लिए हमें एक तो चाहिए बिंदु। ठीक है, एक तो बिंदु का मतलब कि वो रेखा कौन से बिंदु से गुजरती है, नंबर एक। और दूसरा इसमें अपने को चाहिए दिशा, कि वो रेखा किस दिशा से गुजरती है या किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में रेखा जा रही है। एक तो ये दो बातें अपने को चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और अपने को यहाँ पर चाहिए होगी। ठीक है, एक ये अलग केस है और ये केस अलग है। और दूसरा, अगर हमें दो बिंदु पता लग जाएं, कोई दो बिंदु हमें पता लग जाएं जिससे रेखा गुजरती है, दिशा अगर मान लो हमें नहीं पता लेकिन अपने को दो बिंदु बताएं कि इन दो बिंदुओं से रेखा गुजरती है, फिर तो रेखा की रचना आसानी से की जा सकती है। यहाँ से इन दोनों को मिलाना ही तो है, रेखा की रचना हो जाएगी। लेकिन अगर अपने को बिंदु एक ही गिवन है, एक ही बिंदु अगर अपने को पता है, ठीक है, अगर मुझे एक ही बिंदु पता है तो दूसरा मुझे दिशा पता होनी चाहिए। दिशा का मतलब ये हुआ कि रेखा इस दिशा में जा रही है या इस दिशा में जा रही है या इस दिशा में जा रही है। गुजरती इसी बिंदु से है, लेकिन इस बिंदु से भी अलग अलग दिशाएं हो सकती हैं, दिशाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो अगर हमें एक निश्चित दिशा पता लग जाए, एक निश्चित दिशा अगर पता लग जाए तो हम रेखा की रचना आसानी से कर सकते हैं। कि अपने को बोले कि इस दिशा में रेखा, तो फिर ये सारे हट जाएंगे, तो ये एक रेखा इस तरीके से बन जाएगी। तो अपने को आज रेखा के समीकरण की बात करनी कि रेखा का समीकरण हमें ज्ञात किस प्रकार से करना है। तो अभी एक चीज़ देखना, मैंने भी आपको वैसे बोल भी रखा है कि अभी ये जो त्रिविम ज्यामिति के जितने भी टॉपिक हैं वो सदिश से रिलेटेड है। तो यहाँ आज भी अपने सदिश के बारे में भी पढ़ेंगे। सदिश के बारे में पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आज अपने जो सूत्र पढ़ेंगे उन सूत्रों को सदिश रूप में और कार्तीय रूप में, दो रूपों में याद रखेंगे। अपने को अब जितने भी सूत्र पढ़ने हैं वो सदिश रूप और कार्तीय रूप, इन दोनों में पढ़ने। एक तो सदिश रूप में और दूसरा जो है वो कार्तीय रूप। ठीक है, आज या आगे जो भी अपने सूत्र पढ़ेंगे वो अपने इन दो रूपों में पढ़ेंगे, सदिश रूप में और कार्तीय रूप में। कि हम सदिश रूप में भी देखेंगे उनकी पोजीशन कैसी है और कार्तीय रूप में तो अपने को देखना ही देखना है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो अपने बात कर लेते हैं एक बिंदु की। मान लो कि ये कोई एक बिंदु है जहां से रेखा गुजरती है। और इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने ए। ठीक है, इस बिंदु से रेखा गुजरती है। अब इसकी दिशा को कैसे डिसाइड करें। अब दिशा को डिसाइड करने के लिए ध्यान देना, दिशा को डिसाइड करने के लिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर एक अन्य सदिश दिया होगा, उसको बोलते हैं समांतर सदिश। इसका क्या यूज है, मान लो मुझे ये पता लग जाए कि ये कोई एक सदिश है बी जो इस दिशा में है और ये रेखा इस सदिश के समांतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि अगर हमें एक समांतर सदिश पता लग जाए, एक ऐसा सदिश पता लग जाए जो जिसकी दिशा अपने को पता हो, या यूं कहें कि जिसकी दिशा अपने को पता हो। सदिश पता है तो इसका मतलब दिशा भी तो अपने को पता ही है। कि अगर मुझे किसी दिश रेखाखंड के बारे में नॉलेज है क्वेश्चन के अंदर अगर हमें दिश रेखाखंड अगर दे रखा है और एक साथ में कोई बिंदु जिससे रेखा गुजरती है, ये कोई बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है। ठीक है, एक तो समांतर सदिश और एक हमें कोई बिंदु जिससे रेखा गुजरती है, बिंदु जिससे रेखा गुजरती है, बिंदु जिससे रेखा गुजरती है। अगर ये दोनों अपने को ध्यान में है तो मैं रेखा का समीकरण आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। अब वो ज्ञात किस तरीके से करना है तो वो देखिए, ध्यान देना। इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और ये रेखा इस एक बिंदु से गुजरती है जिसको नाम दे रखा है हमने ए, और दूसरा ये रेखा इस सदिश के समांतर है। मतलब हमें रेखा की दिशा पता लग गई। अब उसको ज्ञात कैसे करना है तो देखिए, सबसे पहला काम तो अपने को ये करना है कि मूल बिंदु, अपने को यहाँ पर मूल बिंदु डिसाइड करना है। एक तो कहीं भी यहाँ पर एक मूल बिंदु मान लीजिए,
ठीक है, कहीं भी एक मूल बिंदु मान लेते हैं। मान लो कि ये मेरे पास एक मूल बिंदु है यहाँ, ठीक है, और ये हमारे पास एक रेखा जिसकी समीकरण अपने को ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको मिलाऊंगा पहले तो, और इसको मैं एक स्थिति सदिश का रूप दे दूंगा कि ये जो ओ ए सदिश है, ओ ए सदिश, ये ए बिंदु का स्थिति सदिश है, ए बिंदु का स्थिति सदिश, ए बिंदु का स्थिति सदिश। ठीक है, मानना इसको कोई नाम दे दो, मानना ओ ए सदिश बराबर ए सदिश, ये ए सदिश के बराबर है। ठीक है, अब देखिए ये जैसे इस तरफ बी सदिश है, अपने क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे, कोई एक और बिंदु हमने अपनी मर्जी से ले लिया, इसको नाम दे दिया जैसे कुछ भी, जैसे मान लो मैंने इसको नाम दे दिया पी। ये बिंदु जो है वो इस पूरी रेखा पे कहीं भी हो सकता है, ये बिंदु इस पूरी रेखा पे कहीं भी हो सकता है। इस बिंदु को निर्देशांकों के रूप में लिख लेना x, y और z। x, y, z पूरी रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु मैंने मान लिया, माना P रेखा पर स्थित कोई बिंदु, रेखा पर स्थित कोई बिंदु, माना P जो है वो रेखा पर स्थित कोई बिंदु है, और P के जो निर्देशांक है वो हमने मान लिए x, y, z। इसको भी मूल बिंदु से मिला दो। और ये एक दिश रेखाखंड और बन जाएगा OP स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश, और इसको मान लो R, मानना इसको हमने R मान लिया, R सदिश। ठीक है, अब देखो ये O मूल बिंदु है, यहाँ से दो सदिश गुजरते हैं, एक ये तीसरा सदिश AP, मतलब AP ये रेखाखंड है, कोई एक AP कोई एक रेखाखंड है, और ये रेखाखंड मुझे पता है कि यहाँ इसके क्या समांतर भी होगा। पूरी रेखा अगर इसके समांतर है, इस B सदिश के, ये जो B सदिश है इस पूरी रेखा के समांतर है, तो ये इतना जो AP भाग है ये भी इसके समांतर ही होगा। और अगर मैं इसको दिशा दे दूँ, कोई इसको अपने कोई भी दिशा दे दें, ये लीजिए इसको दिशा दे दी मान लो इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये जो हिस्सा है, ये AP जो सदिश बना, ये B सदिश के समांतर बन जाएगा, कि AP सदिश समांतर हो जाएगा B सदिश के। अतः मानना AP सदिश बराबर लैम्डा B सदिश। ये समांतर सदिशों का एक नियम है जो हमने काफ़ी बार यूज़ भी किया है, कि अगर कोई दो सदिश समांतर हैं तो वो एक दूसरे के अदिश गुणनफल के रूप में लिखे जाते हैं। अदिश गुणनफल का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट का गुणा। ठीक है, अदिश की बजाय अपने कांस्टेंट यूज़ करें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कि अगर AP सदिश B सदिश के समांतर है तो कांस्टेंट से गुणा करके, मतलब गुणजों के रूप में इसको मैं लिख सकता हूँ। तो AP सदिश को बराबर मैंने लिख दिया लैम्डा B सदिश के, AP सदिश को लैम्डा B सदिश, इसको लैम्डा B सदिश हमने मान लिया। अब यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, सदिश त्रिभुज, तो यहाँ पे त्रिभुज नियम का यूज़ कर लेंगे। त्रिभुज नियम, तो देखिए त्रिभुज कौन सा, OAP, त्रिभुज OAP में तो OA सदिश प्लस फिर AP सदिश, ये दोनों एक ही दिशा में हैं, O से A और A से P, और ये बराबर में आ जाएगा OP सदिश के, मतलब A सदिश प्लस लैम्डा B सदिश, और ये बराबर आ गया किसके, R सदिश के। तो ये एक सूत्र है जो हमें याद रखना है। ये रेखा के समीकरण का सदिश रूप है, अंतरिक्ष में स्थित कोई भी एक रेखा और उसका सदिश रूप, रेखा के समीकरण का सदिश रूप सूत्र है, ये ध्यान रखना। पहला सूत्र इसका, रेखा के समीकरण का सदिश रूप, रेखा के समीकरण का सदिश रूप, जिसमें R जो सदिश है, ये R सदिश, ये इस P बिंदु का स्थिति सदिश है, तो इसको मैं x i कैप, y j कैप और z k कैप लिख सकता हूँ। x i कैप प्लस y j कैप प्लस z
के कैप, एक ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अपने को सिर्फ ये वाला सूत्र याद रखना है कि आर सदिश रेखा के समीकरण, रेखा का जो समीकरण है वो होता है आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस में लैम्डा बी सदिश। लैम्डा कोई कांस्टेंट है और ए सदिश ये उस बिंदु का स्थिति सदिश है जिससे रेखा गुजरती है। ठीक है, ए बिंदु का स्थिति सदिश, ए सदिश जो है, जो स्मॉल ए सदिश है वो क्या है, ये उस बिंदु का स्थिति सदिश जिससे रेखा गुजरेगी। और ये बी जो सदिश होगा ये समांतर सदिश होगा। ये बी सदिश क्या होगा, समांतर सदिश। तो हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो दो ही बातें समझनी है, एक तो बिंदु जिससे रेखा गुजरे, बिंदु जिससे रेखा गुजरे, और दूसरा रेखा के समांतर कोई सदिश। बस ये दो बातें। तो आपको 14.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन जो वैसे मिलेंगे जिसमें आपको एक समांतर शब्द मिल जाएगा। उसमें समांतर शब्द अगर मिल रहा है ना तो इसका मतलब वो बी सदिश को रिप्रेजेंट करेगा, और जहाँ से रेखा गुजरेगी वो ए सदिश बन जाएगा। और बराबर में क्या रखना है अपने को, आर सदिश। आर सदिश का मान फिक्स है, वो मैंने आपको बता दिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये तो हुआ सदिश रूप। हमें सिर्फ ये सूत्र याद रखना है और ए और बी के बारे में अपने को पता होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इसी सूत्र को कार्तीय रूप में लिखूँगा। तो अपने देखो इसको कार्तीय रूप में कैसे लिखेंगे। तो हमने लिखा कि आर सदिश ये बराबर है ए सदिश प्लस में लैम्डा बी सदिश के। अब इसको कार्तीय रूप में लिखने का तरीका, अब कार्तीय रूप में इसको किस प्रकार से अपने लिख पाएंगे तो उसको समझना बड़े ध्यान से। देखो आर के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप। अब ये जो ए सदिश है ये वो बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है, ये वो बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है। तो देखना अभी इसको मान लो आप x1 आई कैप y2 जे कैप z3 के कैप। देखो ये मैंने कैसे लिखा बताता हूँ इसके बारे में भी। और लैम्डा हमने भी जो डायग्राम बनाया वो इस तरीके से बनाया था कि यहाँ पर बिंदु लिया हमने ए, ठीक है, यहाँ पर हमने बिंदु क्या लिया, ए बिंदु लिया, और फिर नीचे मूल बिंदु लिया था एक और इसको मिलाया, ये वो ए सदिश। तो ये वो बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है। तो इसके मैंने निर्देशांक मान लिए x1, 1 आएगा यहाँ पर। इसके निर्देशांक मान लिए x1, y1, z1। ठीक है, मतलब जिससे रेखा गुजरती है उस बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए x1, y1, z1। अगर इस बिंदु के ये निर्देशांक है तो ये जो सदिश होगा, जो कि स्थिति सदिश है मूल बिंदु के सापेक्ष, ए बिंदु का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष कैसे लिखा जाएगा, तो इन निर्देशांकों के साथ में आई जे के लगाने के बाद में लिखा जाता है वो। ठीक है, आई जे के लगा दो इनके साथ में, स्थिति सदिश बन जाएगा प्लस में लैम्डा। अब यहाँ पर बात है कि बी सदिश। अब बी सदिश हमें दिया ही होगा, बी सदिश का मान अपने को क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा कि सूत्र, कि हमने वो सूत्र किस रूप में याद रखना है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अभी चलूँगा एक बार, तो समझना भी इस चीज़ को। थोड़ी सी मैं चेंजिंग करूँगा यहाँ पर सूत्रों के अंदर। सूत्र में तो क्या चेंजिंग करेंगे अपने, यहाँ जो लिखा है यहाँ पर मान लो एक बार m है, यहाँ पर उन्होंने क्या मान लिया, m मान लिया। और इस पॉइंट को अपने कुछ भी नाम दे दो एक बार। चलो एक और इसको a कैपिटल, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वो सिंबल वापस यूज़ होंगे, तो उनसे बचने के लिए कि वो अपने को एक जैसे ना लगे, इसलिए। बाकी मतलब इनका वही है जो हमने अभी देखा कि ये क्या चीज़ है, ये वो सदिश है जिससे रेखा गुजरती है, ये उस बिंदु का स्थिति सदिश है जिससे रेखा गुजरती है। तो इसके लिए तो मैंने ये सदिश ले लिया यहाँ पर। और ये क्या चीज़ है, ये समांतर सदिश है। m क्या चीज़ है, समांतर सदिश। अच्छा, अगर ये सदिश है तो ये भी आई जे के रूप में तो होगा ही। अगर ये सदिश है तो ये घटकों के रूप में भी तो इसको लिखा सकते हैं हमने। तो देखो उसको हमने कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का जो तरीका है वो फिक्स है कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस में सी के कैप। इसको ए बी सी के रूप में लिखना है, क्योंकि मुझे जो सूत्र बुक में दे रखा है ना उस सूत्र के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजिंग यहाँ की है इस सूत्र के अंदर। लेकिन इस सूत्र को अपने को बस पता होना चाहिए कि स्थितियाँ किस तरीके की हैं, तो अपने कोई दिक्कत आएगी नहीं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। अब अपने को इसको सोल्व करना है, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपने। देखिए इस पद को
इस पद को उठा के इधर लेकर आओ, माइनस में हो जाएगा ये सारा का सारा पद। तो देखो x माइनस x1 आई कैप प्लस यहाँ इसको लेकर आएंगे इधर, तो y माइनस y1 जे कैप, फिर z माइनस z1 के कैप बराबर में लैम्डा a आई कैप प्लस में लैम्डा b जे कैप और लैम्डा c के कैप। ठीक है, उधर मैंने लैम्डा के अंदर गुणा कर दिया। लैम्डा के बारे में एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, लैम्डा जो है यहाँ पे नॉन जीरो, लैम्डा जो कांस्टेंट है वो क्या है, नॉन जीरो होगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको। अब देखो तुलना करने पर, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, ठीक है, ये जो पद है ये इसको इधर लाकर माइनस लाने से बना आई जे के कॉमन निकाल लिया। तुलना कर लो, आई की तुलना आई से, जे की तुलना जे से, के की तुलना के से। सिर्फ सूत्र बनाना अपने को कि x माइनस x1 ये बराबर है लैम्डा ए के, फिर y माइनस y1 ये बराबर है लैम्डा बी के, और z माइनस z1 बराबर है लैम्डा सी के। तो यहाँ से लैम्डा का मान आएगा x माइनस x1 बटा में a, यहाँ से लैम्डा का मान आएगा y माइनस y1 बटा b, यहाँ से लैम्डा का मान आएगा z माइनस z1 बटा c। और ये तीनों मान लैम्डा के हैं तो तीनों मान आपस में बराबर तो होंगे ही, तो ये बन जाएगा x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। तो ये सूत्र कार्तीय रूप में अपने को याद रखना है। रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में, रेखा के समीकरण का कार्तीय रूप, x1 y1 z1 वो बिंदु जिससे रेखा गुजरेगी, और ये ए बी सी कहाँ से निकाले थे, ये ए बी सी निकाले थे समांतर सदिश से, कि समांतर सदिश के अदिश घटक, जो समांतर सदिश था ना उसके जो अदिश घटक होंगे वो ए बी सी के मान हैं। ठीक है, वो किसके मान है, ए बी सी के मान है। और इस समीकरण को मतलब ये जो पद यहाँ पर अपनों ने यूज़ किए, ठीक है, इन पदों को एक अन्य रूप में और यहाँ पर लिखा जाता है, और वो लिखा जाता है दिक् अनुपातों के रूप में। मतलब ए बी सी जो हैं ये एक तरीके से दिक् अनुपात हैं इस रेखा के, या इस रेखा के समांतर किसी अन्य रेखा के। अब समझना इस चीज़ को ध्यान से, ये सूत्र तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब अपने को जो काम की बात है ना सिर्फ ये तो बनाने का तरीका चलो मैंने बता दिया कि करना किस तरीके। एग्जाम में डेरिवेशन तो वैसे आएगा नहीं, लेकिन अपने को थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए कि ये बने किस तरीके से हैं। देखो अब अपने को फाइनल जो है मतलब अंतिम रूप से अपने को याद क्या चीज़ करनी है, ठीक है, किस तरीके से इनको ध्यान में रखना है, तो वो देखना भी। कि अपने को सिर्फ एक तो याद रखना है आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस में लैम्डा बी सदिश, एक तो ये सूत्र याद रखना है। और एक याद रखना है x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। सूत्र तो ये दो ही हैं, रेखा का समीकरण याद करना हो तो ये दो ही सूत्र हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर पद किस तरीके से हैं ध्यान देना। आर सदिश तो बता ही दिया, ये भी फिक्स है, x आई कैप y जे कैप और z के कैप। आर सदिश भी फिक्स है। ए सदिश के बारे में बता दिया, उस बिंदु का स्थिति सदिश जिससे रेखा गुजरेगी, उस बिंदु का स्थिति सदिश, उस बिंदु का स्थिति सदिश जिससे रेखा गुजरती है, जिससे रेखा गुजरती है। और बी सदिश क्या है, ये रेखा के समांतर सदिश है, रेखा के समांतर सदिश। ठीक है, ये ऊपर वाले सूत्र की बातें हो गई। और ये जो नीचे वाला जो सूत्र लिखा है इसमें x1 y1 z1 ये वो बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है, रेखा से गुजरने वाला बिंदु। ये क्या चीज़ है, रेखा से गुजरने वाला बिंदु। रेखा से गुजरने वाला बिंदु तो क्या गुजरेगा, बिंदु जहाँ से रेखा जहाँ से गुजरती है, कि ये उस बिंदु के निर्देशांक है जहाँ से रेखा गुजरती है। उस बिंदु के निर्देशांक जिससे रेखा गुजरती है, उस बिंदु के निर्देशांक
जिससे रेखा गुजरती है, जिससे रेखा गुजरती है, उस बिंदु की निर्देशांक है जिससे रेखा गुजरती है। और ए बी सी को आप कैसे याद रखोगे, तो ए बी सी है रेखा के दिक् अनुपात। ए बी सी, ए कोमा बी कोमा सी रेखा के दिक् अनुपात, या फिर समांतर रेखा के दिक् अनुपात। ये ध्यान रखना, समांतर रेखा के दिक् अनुपात, कि ए बी सी जो है ये है तो दिक् अनुपात, या तो इसी रेखा के दिक् अनुपात है जिसका समीकरण अपने ज्ञात कर रहे हैं, या फिर इसके समांतर कोई और रेखा होगी उसके दिक् अनुपात है। आपको ये दो सूत्र पहले तो याद रखने हैं। अच्छा, ये जो सूत्र भी लिखा ना, ये वाला जो, इस सूत्र को कई बार LMN के रूप में भी लिख लेते हैं। देखो अन्य सूत्र, इसका अन्य रूप x माइनस x1 बटा L, y माइनस y1 बटा M और z माइनस z1 बटा N। ये चीज़ और अपने को ध्यान में रखनी है। अगर A B C के मान अगर अपने को नहीं पता, लेकिन LMN के मान अगर अपने को पता है, तो वो वाला सूत्र भी हम यूज़ कर सकते हैं, LMN वाला, कि अपने बटा में L, M और N भी यूज़ कर सकते हैं। कारण ये है क्योंकि ये अनुपातिक रूप है। ध्यान देना, ये जो हमने रूप लिखे हैं ना, ये कौन से रूप हैं, अनुपातिक रूप। ठीक है, ये अनुपातिक रूप हैं। और अनुपातिक जो रूप होता है ना, उसके अंदर हम दिक् अनुपात और दिक् कोजाओं में से किसी को भी ले सकते हैं। कारण ये है क्योंकि दिक् अनुपात दिक् कोजाएं समानुपात के होते हैं आपस में। कि अपने को पता है कि L बराबर, अगर आपको ध्यान हो तो लिखा था KA, M बराबर लिखा था KB लास्ट वीडियो के अंदर, और N बराबर लिखा था KC। तो अपने चाहे तो A B C की जगह LMN के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि L बटा K, M बटा K, N बटा K, कि A का मान बनेगा L बटा K, B का मान बनेगा M बटा K और C का मान बनेगा N बटा K। ये मान मैं वहाँ लिखूंगा A B C की जगह, और K सब में से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब में ही आ रहा है, कॉमन निकाल के उसको अपने कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अनुपातिक रूप में कैंसिल हो जाता है। तो आप चाहो तो ये वाला सूत्र यूज़ करें, चाहे ये वाला सूत्र यूज़ करें। अगर आपको दिक् अनुपात दे रखे हैं तो वो वाला सूत्र यूज़ करो, दिक् कोजाएं दे रखे हैं तो ये वाला सूत्र यूज़ करो। सदिश रूप में वो एक सूत्र है। सदिश रूप का ये एक ही सूत्र है कि R वेक्टर बराबर में A वेक्टर प्लस में लैम्डा B वेक्टर। ये तो हुआ रेखा के समीकरण के ऊपर। अब इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन है, तो पहले अपने उनको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 14.2 एक्सरसाइज, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु दिया हुआ है 5,7,9। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो 5,7,9 से गुजरती है और अक्षों के समांतर है। किसके समांतर है, अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर। तो इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। बिंदु दे रखा है और समांतर किसके है, x अक्ष के। x अक्ष जो है ना वो समांतर है, x अक्ष समांतर है। मतलब इस तरीके से, जैसे यहाँ 5,7,9 बनाया और ये नीचे x अक्ष है। ठीक है, ये नीचे क्या है, x अक्ष। ठीक है, अब इस रेखा का समीकरण, अपने को इस रेखा का समीकरण निकालना है। इस रेखा का समीकरण, अब सूत्र हमने क्या पढ़ा है कि x माइनस x1 बटा में L, y माइनस y1 बटा में M और z माइनस z1 बटा में N। मैंने ये वाला सूत्र यूज़ किया, कारण इसलिए क्योंकि मुझे x अक्ष के लिए L, M और N के मान ध्यान हैं। मुझे समांतर जो सदिश होगा यहाँ पर, समांतर सदिश मतलब x अक्ष एक तरीके से यहाँ पर इसके समांतर है। x अक्ष जो है वो इस रेखा के लिए समांतर है। तो समांतर सदिश के लिए मुझे दिक् कोजाओं के मान यहाँ पर पता है। मुझे x अक्ष के लिए दिक् कोजाओं के मान ध्यान है 1,0,0। तो मैं यहाँ पर 1, 0, 0 लिख दूंगा और x1, y1, z1 की जगह ये बिंदु मैं लिख दूंगा। तो हमारे पास समीकरण बन जाएगा कि x माइनस 5 बटा 1, y माइनस 7 बटा में 0 और z माइनस 9 बटा में 0। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। और इसको आगे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अपने सोचेंगे इसको 0 बटा में है तो इसको अपने अनंत कर दें। इसको अपने अनंत नहीं कर सकते, ये एक अनुपातिक रूप है। ये एक अनुपातिक रूप है तो इसको इसी रूप में छोड़ना पड़ेगा। तो x अक्ष के समांतर ये रेखा का समीकरण आ गया।
अब सेकंड इसी के अंदर पूछा हुआ है वाई अक्ष के समांतर, इसी के अंदर आया गया वाई अक्ष के समांतर। तो वाई अक्ष के समांतर कि अगर ये वाई अक्ष है, अगर ये वाई अक्ष है तो सूत्र क्या बनेगा, एक्स, इसका जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा, x माइनस 5 बटा में 0, y माइनस 7 बटा में 1 और z माइनस 9 बटा में 0। इस बार y अक्ष की दिक्कोजें आ जाएंगी। मुझे दिक् अनुपात के बारे में नहीं पता इसलिए मैं दिक्कोजों वाला सूत्र यहाँ पर लगा रहा हूँ। और तीसरा अगर अपने z अक्ष की बात कर लें कि z अक्ष के समांतर, z अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो ये बनेगा x माइनस 5 बटा 0, y माइनस 7 बटा 0 और z माइनस 9 बटा में 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है कि अगर आपको दिक् कोजाएँ पता है तो बटा में दिक् कोजाएँ लिख लो, अगर दिक् कोजाएँ नहीं पता, दिक् अनुपात पता है तो बटा में दिक् अनुपात लिख लेना। बस ऊपर ये x1 y1 और z1 की जगह बिंदु लिखना है जिससे रेखा गुजरती है। ये मैंने कार्तीय रूप में ज्ञात किया, आप इसको सदिश रूप में चाहो तब भी ज्ञात कर सकते हो, कैसा मर्जी लिख देना। एग्जाम में अगर आ गया कि सदिश रूप में लिखे तब तो अपने को सदिश रूप में लिखना ही पड़ेगा, और अगर नहीं लिखा था तो आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और इसी तरीके से अब अपने इसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने को रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन वो हमें ज्ञात करना है सदिश रूप में। और एक बिंदु जिसे रेखा गुजरती है उसका स्थिति सदिश दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 4k कैप से गुजरती है, इस स्थिति सदिश वाले बिंदु से गुजरती है। ठीक है, इससे गुजरती है, इस स्थिति सदिश वाले बिंदु से गुजरती है। और समांतर किसके है, 3i कैप प्लस में 4j कैप माइनस 5k कैप इसके समांतर है। तो बिल्कुल अपने को सिंपल से तरीके से करना है और सूत्र के अंदर डायरेक्ट मान लिखना है। अच्छा, लास्ट में इसका कार्तीय रूप भी पूछा हुआ है, तो कार्तीय रूप और इसका सोल्व कर लेंगे अपने। देखो कैसे, हमने सूत्र पढ़ा हुआ है सदिश रूप में r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर। a वेक्टर वो वेक्टर होता है जिससे उस बिंदु का स्थिति सदिश, ये उस बिंदु का स्थिति सदिश होता है जिससे रेखा गुजरती है। तो रेखा गुजरती है इस बिंदु वाले स्थिति सदिश से, इससे रेखा गुजरती है। तो ये तो है a वेक्टर की वैल्यू, ये a वेक्टर का मान है। और ये होता है समांतर सदिश, समांतर सदिश रेखा के, तो ये रेखा के समांतर सदिश अपने को दे ही रखा है। तो ये दोनों मान बस यहाँ लिखने हैं। तो r वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और फिर आ जाएगा लैम्डा b का मान 3i कैप प्लस में 4j कैप माइनस 5k कैप। ये तो हुआ सदिश रूप में। ठीक है, ये इतना ही आंसर आ गया ये। अब इसी का सेकंड पार्ट है कार्तीय रूपांतरण। ये इसमें पूछा हुआ है कार्तीय रूपांतरण। तो कार्तीय रूपांतरण अगर इसका करना है तो बिल्कुल ही आसान, मैंने आपको करवा के बताया भी है कि किस तरीके से करना है। कि आपको पहले तो r वेक्टर का मान लिखना है x i कैप प्लस y j कैप z k कैप, और इनको एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, इनको एज इट इज़ लिख दो। आप चाहो तो यहाँ से i j को इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, यहाँ से भी i j को इकट्ठा कर दो तब भी रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कैसे कि देखो ये यहाँ i वाला पद और यहाँ i वाला पद इकट्ठा कर लो इनको, कि 2 प्लस में 3 लैम्डा, 2 प्लस में 3 लैम्डा, ये i आ जाएगा। फिर माइनस का 3 और प्लस का 4 लैम्डा, माइनस का 3 और प्लस का 4 लैम्डा, माइनस का 3 प्लस का 4 लैम्डा, फिर प्लस का 4 और माइनस का 5 लैम्डा, माइनस का 5 लैम्डा, प्लस का 4 माइनस का 5 लैम्डा। अब क्या करना है, ये i j और k इधर भी है और इधर भी i j और k है, तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। तो दोनों की तुलना करो तो x जो है ये बराबर आ जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा के, y जो है ये बराबर आ जाएगा -3 प्लस 4 लैम्डा के, और z बराबर आ जाएगा 4 माइनस 5 लैम्डा के। यहाँ से लैम्डा का मान निकालो, यहाँ से लैम्डा का मान और यहाँ से भी लैम्डा का मान निकाल लो। तो ये बनेगा x माइनस 2 बटा में 3 बराबर लैम्डा, y प्लस में 3 बटा में 4 बराबर लैम्डा,
और z -4 बटा में -5 बराबर लैम्डा। अब ये तीनों लैम्डा के मान है तो आपस में बराबर तो होंगे ही, तो इनको आपस में बराबर कर दो। तो क्या बनेगा, ये बनेगा x -2 बटा में 3 बराबर y +3 बटा में 4 बराबर z -4 बटा में -5। तो ये अपना कार्तीय रूपांतरण हुआ। तो ये इसका आंसर है। अब एक चीज़ और समझना यहाँ पर, बार बार वैसे वो करने की ज़रूरत नहीं है। जिस बिंदु से गुजरी रेखा कि 2, -3 और 4, इनके निशान बदल के x, y, z के साथ लिखना है। मतलब ये 2 प्लस का है तो -2, 3 माइनस का है प्लस का 3, 4 प्लस का है तो माइनस का 4। ठीक है, जिसके समांतर वो वैसा का वैसा बटा में आ जाएगा। तो 3, 4, -5 ये रहा। इस तरीके से करना है कि ये उत्तर की जांच करने का भी तरीका है। डायरेक्ट अगर लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर एग्जाम में अगर पूछा है रूपांतरण करके बताइए तो पूरा ऐसे सोल्व करके अपने को बताना पड़ेगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। ये भी छोटे से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो सदिश के समांतर है। समांतर सदिश दे रखा है तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन के अंदर समांतर सदिश में सीधा लिखूंगा बी सदिश। तो ये है 2i कैप -j कैप + 3k कैप। ठीक है, ये समांतर दे दिए सदिश और बिंदु से गुजरती है 5, -2, 4 5, -2, 4 से गुजरती है। अगर इस बिंदु से गुजरती है तो इस बिंदु का स्थिति सदिश लिख लेंगे। तो जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु के लिए स्थिति सदिश बन जाएगा 5i कैप -2j कैप और फिर आ जाएगा 4k कैप। और अब लिखेंगे रेखा का समीकरण। अब इसने बोला तो है नहीं कि कौन सा समीकरण लिखना है, तो आप कोई भी लिख दीजिए, सदिश रूप लिख दो कि r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर। तो r वेक्टर बराबर a और b का मान लिख देना, आंसर आ जाएगा, खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा भाई अपने को। ठीक है, सिर्फ अपने को मान ही लिख के छोड़ना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। चौथा क्वेश्चन नंबर 4, सदिश समीकरण ज्ञात करना है। सदिश समीकरण, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और वो भी सदिश रूप में रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। बिंदु जिससे गुजरती है वो दिया हुआ है 2, -1, 1 से गुजरती है। देखो यहाँ पर भी किया भी, इस बिंदु से गुजरती है तो इस बिंदु के लिए a सदिश बनाया। यहाँ पर भी इस बिंदु से गुजरती है, यहाँ से स्थिति सदिश बना लो a सदिश के बराबर कि 2i कैप -j कैप और +k कैप। ये लो, a सदिश का मान तो आ गया मेरे पास, a सदिश का मान तो आ गया। अब सिर्फ अपने को क्या चाहिए, अब अपने को सिर्फ b चाहिए। तो उसके लिए देखना क्या बोला इसने बोला कि एक अन्य रेखा और उसके समांतर है। एक अन्य रेखा, वह रेखा x -3 बटा 2, x -3 बटा 2, y +1 बटा 7 और z -2 बटा -3 के समांतर है। इसके समांतर है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई दो रेखाएं समांतर हैं तो हम उनके दिक् अनुपातों को यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये दो समांतर रेखाएं बना दी, ठीक है, दो समांतर रेखाएं बना दी। अब जो दिक् अनुपात इसके होंगे या इसके समांतर कोई एक रेखा जिसके दिक् अनुपात अपने को पता है तो उसी के लिए इसके दिक् अनुपात बन जाएंगे और वही दिक् अनुपात इसके लिए यूज़ हो जाएंगे। समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात आपस में बराबर होते हैं या यूं कहें कि समानुपाती होते हैं। ध्यान देना, समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात, समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समानुपाती होते हैं।
कुल मिला के बात यह है कि समांतर रेखाओं के दिक् अनुपातों को मैं यूज़ कर सकता हूँ किसी भी समांतर रेखा के लिए। मतलब इसके समांतर चाहे कोई मर्जी रेखा आ जाए, अगर इसके दिक् अनुपात मुझे पता है तो इसका मतलब इसके भी मुझे पता है, या जो दिक् अनुपात इसके होंगे वो इसके लिए भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। गुणांकों के अंदर वो गुंजों के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल के रूप में हो सकते हैं और एग्जैक्ट बराबर भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस रेखा के लिए 2,7, -3 जो है, 2,7, -3 जो है, ठीक है, 2,7, -3 जो है दिक् अनुपात है। ये क्या चीज़ है? ये दिक् अनुपात है, ठीक है। इस रेखा के लिए ये दिक् अनुपात है, बिल्कुल है। अब यही दिक् अनुपात मैं इस रेखा के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, कारण क्योंकि ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है और समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समानुपाती होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो अपने क्या लिखेंगे? अतः वो कारण दे देंगे, चूँकि दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं इसलिए इनके दिक् अनुपात जो वो समानुपाती होंगे। इनके दिक् अनुपात क्या होंगे? समानुपाती। यहाँ लिख देना, चूँकि दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं, अतः ये सारा कि समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समानुपाती होते हैं। फिर उसके बाद तो रेखा का समीकरण, अतः रेखा का समीकरण। अब रेखा का समीकरण क्या बनेगा? ज्ञात करना है सदिश रूप में। इस चीज़ का ध्यान रखना, सदिश रूप में ज्ञात करना है। तो सदिश रूप के लिए देखिए क्या आएगा? आर वेक्टर। सबसे पहले ए वेक्टर, तो ए वेक्टर तो ये है ही अपने पास कि 2i कैप माइनस जे कैप और फिर के कैप, ये तो ए वेक्टर प्लस में लैम्डा। अब बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर वैसे तो समांतर सदिश होता है। बी वेक्टर जो है वो समांतर सदिश और सदिश मैंने बोला था, मैंने सदिश के लिए बताया हुआ है, इकाई सदिश दिक्कोजों से संबंधित है और सदिश आ जाए तो दिक् अनुपातों से संबंधित है। मतलब मुझे यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि दिक् अनुपातों को सदिश के रूप में लिखना है। तो दिक् अनुपात मेरे पास है 2,7, -3। मुझे तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन मैं दिक् अनुपात इसके यूज़ कर रहा हूँ, कारण ये रेखा इसके समांतर है। तो यहाँ से समांतर सदिश की बात कर लो चाहे तो, या फिर समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समानुपाती होते हैं, इस कंसेप्ट का यूज़ कर लो। कुल मिला के बात यह है कि अपने पास 2,7, -3 जो है ये समांतर सदिश के रूप में ही आएगा। मतलब अपने को यहाँ पर लिखना है 2i कैप प्लस 7j कैप -3 के कैप। ये अपना फाइनल रिजल्ट है। और अब इसी के ऊपर क्वेश्चन है हम आगे जितने भी हैं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई दो रेखाएं समांतर निकल गई तो उनके दिक् अनुपातों को आप यूज कर सकते हो, सिर्फ दिक् अनुपातों को, कि इसके दिक् अनुपात चाहिए ना तो इसके उठा लो दिक् अनुपात, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पर, ठीक है। ऐसा किया जा सकता है। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि दिक् अनुपात जो होते हैं ना वो समांतर सदिश के लिए, ये मैंने आपको बताया था अभी लास्ट जब मैंने वो डेरिवेशन करवाया था, रूपांतरण जब करवाया था, कि बटे वाली जो संख्या है ना वो समांतर सदिश के लिए आती है। बटे वाली संख्या किसके लिए आती है? समांतर सदिश के लिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो देखिए इसका 5वां क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको रेखा का कार्तीय रूप दिया हुआ है, सदिश रूप लिखना है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर। तो ए वेक्टर ऊपर वाले जो पद हैं उनका निशान चेंज करके, मैं इसको पूरा डिटेल में भी करवा दूंगा, बट एक बार इसको अपने शॉर्ट में देखना कि जैसे यहाँ पर -5 है ना तो आपको 5 लिखना है, 5, फिर आई कैप, फिर प्लस का 4 है तो -4 जे कैप, फिर माइनस का 6 है तो प्लस का 6 के कैप। तो ये तो है ए वेक्टर, फिर प्लस लैम्डा बी वेक्टर बटे वाला मान 3 आई कैप 7 जे कैप और फिर 2 के कैप। तो ये हुआ इसका सदिश रूप 5वें क्वेश्चन के लिए। लेकिन इसको अगर अपने को पूरी डिटेल में करना हो तो आप क्या करना, इसको बराबर मान लेना लैम्डा के। देखो कैसे कि x - 5 बटा 3 y + 4 बटा 7 z - 6 बटा 2, इसको लैम्डा के बराबर मान लो।
और तीनों पदों को बारी बारी से लैम्डा के बराबर लिखो। पहले इस पद को लैम्डा के बराबर लिखो, फिर इस पद को लैम्डा के बराबर और फिर इस पद को लैम्डा के बराबर लिखना है। तो जब मैं x को लैम्डा के बराबर लिखूंगा तो x माइनस 5/3 बराबर लैम्डा। तो यहाँ से x का मान आएगा 3 लैम्डा प्लस में 5। ठीक है, वज्र गुणा करके मान निकाल सकते हैं x का। इसी प्रकार से जब मैं इस पद को लैम्डा के बराबर लिखूंगा कि y + 4/7 को बराबर लिखा लैम्डा के, तो यहाँ से y का मान आएगा 7 लैम्डा माइनस 4, 7 लैम्डा माइनस 4। और फिर z का मान 2 लैम्डा प्लस में 6, 2 लैम्डा प्लस में 6, ये z का मान। अब क्या करेंगे, अब अपने यहाँ आ जाओ r पर। r सदिश ये क्या होता है, x i कैप, y j कैप और z k कैप। तो r सदिश बराबर x y और z का मान लिख दो। तो x का मान है 3 लैम्डा प्लस में 5, यहाँ लिखूँगा 3 लैम्डा प्लस में 5 i कैप। फिर y का मान 7 लैम्डा माइनस 4 j कैप। और फिर z का मान 2 लैम्डा प्लस में 6 और इधर k कैप। अब आपको पता लगे होगा करना क्या है, इस i का इन दोनों से गुणा, इस j का इन दोनों से गुणा और इस k का इन दोनों से गुणा करना है। गुणा करके देखोगे तो इस तरीके के पद आपको आसानी से दिखेंगे। कैसे कि लैम्डा वाले पद तो अलग कर लेंगे और जिनमें लैम्डा नहीं है उनको अलग कर लेंगे। तो देखो कैसे कि r वेक्टर बराबर, तो देखो i का गुणा 5 से कर लो पहले, तो 5i बिना लैम्डा वाले पद में लिख रहा हूँ जिसमें लैम्डा नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसका गुणा इससे करूँगा तो लैम्डा आएगा, उसको अगर मत लिखो। अब जैसे j का गुणा यहाँ करूँगा माइनस का 4j, माइनस का 4j। ठीक है, ये बनी रहा यहाँ पर। और k का गुणा यहाँ 6 से 6k, फिर प्लस में लैम्डा। अब जिनमें लैम्डा है ना वो वाले पद लिखेंगे, तो इसमें लैम्डा है तो 3 का गुणा यहाँ 3 लैम्डा और साथ में i। ठीक है, i का गुणा 3 लैम्डा से, i का गुणा 3 लैम्डा से। तो लैम्डा मैंने बाहर रखा, लैम्डा मैंने बाहर रखा, i का गुणा सिर्फ 3 से, तो 3i। j का गुणा सिर्फ 7 से, लैम्डा बाहर है, 7j। ठीक है, 7j। और इसी तरीके से वहाँ पे क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा। करके देख लेना, ये तो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सदिश रूपांतरण और एक कार्तीय रूपांतरण, ये 2 रूपांतरण अपने को आने चाहिए। ठीक है, ये तो 5वां क्वेश्चन। अब अपने बात कर लेते हैं छठे क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन के अंदर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। एक बिंदु अपने को पता है जिससे रेखा गुजरती है और इसके समांतर है। हालांकि इसके जैसा भी एक क्वेश्चन किया था सदिश रूप वाला, लेकिन उसमें इसमें एक चीज़ अंतर है और वो इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी, उसको समझना ज़रूरी है। वो अंतर यहाँ पर अभी बताते हैं, वो है क्या। कि रेखा का समीकरण मैं जानता हूँ x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b, z माइनस z1 बटा c। ये रेखा का समीकरण होता है कार्तीय रूप में। बिंदु 1,2,3 से गुजरती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3। जिस बिंदु से रेखा गुजरती है वो x1 y1 z1 के मान होते हैं। कि x1 का मान 1, y1 का मान 2, z1 का मान 3। तो x माइनस 1 बटा a, y माइनस 2 बटा b, z माइनस 3 बटा c। दिक्कत है सिर्फ a, b और c की, कि a, b, c के मान अपने को पता नहीं है। तो उसको पता करवाने के लिए ये दिया हुआ ही है। ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो इस रेखा के जो दिक्कनुपात होंगे, इस रेखा के जो दिक्कनुपात होंगे वही दिक्कनुपात मैं इसके लिए भी तो यूज़ कर सकता हूँ। समांतर रेखाओं के दिक्कनुपात आपस में समानुपाती होते हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि इस रेखा के दिक्कनुपात होंगे क्या। अभी क्या होता है कि अपने जल्दबाजी के अंदर डायरेक्ट इन्हीं को, जो नीचे वाली संख्याएं हैं, इन्हीं को अपने दिक्कनुपात मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना। समझना, यहाँ पर जो रूप लिखा हुआ है, पहले तो इस रूप को ही देख लेना, यहीं से पता लग जाएगा। देखिए, रेखा का समीकरण इस रूप में होगा तभी ये नीचे वाली संख्याएं दिक्कनुपात हैं, नहीं तो नहीं है। कि x माइनस x1 के बटा में a, y माइनस y1 के बटा में b, z माइनस z1 के बटा में c, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो नहीं है। देखो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है y वाले पद में,
कि y माइनस वाई वन बटा बी के रूप का है ये, इसमें और उसमें दिक्कत है कि यहाँ z के गुणा में 2 है, तो ऐसा नहीं करना, अपने को गुणांकों को यहाँ से हटाना पड़ेगा x y और z के साथ जो होते हैं। देखो कैसे, इस माइनस को तो नीचे ले जाओ कि x माइनस 2 बटा माइनस 1, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम थी, इसको तो सोल्व कर लिया हमने। यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, y प्लस 3 बटा 7। यहाँ दिक्कत है कि ये 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा, इस 2 को। तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का अंश व हर में भाग देना है। अंश व हर में भाग, जो गुणांक होगा उस गुणांक का अंश व हर में भाग दे देंगे। तो ऊपर 2 का भाग दूंगा तो क्या बनेगा, z माइनस 3। ये 2 का भाग दे दिया, नीचे भी भाग देना पड़ेगा, ऊपर भाग दिया तो नीचे भी भाग देंगे। तो 3 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 बटा 2। तो अब ये एग्जैक्ट अपने कह सकते हैं कि दिक् अनुपातों के रूप में समीकरण आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट और अपने ध्यान में रखें तो वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर उसको अपने समझते हैं उस चीज़ को तो अपने लिए वो बढ़िया है। वो ये है कि कभी भी आप दिक् अनुपातों के मान बटा में मत यूज़ करो। लेकिन यहाँ पर बटा में मान आ रहा है 3 बटा 2, वो जो तीसरा जो दिक् अनुपात आया है वो बटा में है, तो उसको कैसे हटाएंगे। तो जो संख्या बटा में है ना उससे गुणा कर सकते हैं, उससे गुणा कर सकते हैं। समझना इस चीज़ को भी कैसे। मान लो किसी रेखा के दिक् अनुपात 2,3,4 है। अगर मैं इसको किसी संख्या से गुणा करता हूँ, मान लो मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया, कितना आएगा, ठीक है। एक और गुणा के लिए मैंने यहाँ पे बताया भी, जैसे 3 से गुणा कर रहा हूँ मैं, ये ब्रैकेट का समझना मत, वैसे ही समझाने के लिए। मतलब ये बनेगा 6, 9 और 12, ये बनेगा अगर मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ तो। अब देखो, अगर ये दिक् अनुपात हैं किसी रेखा के, तो ये भी उसी रेखा के दिक् अनुपात होंगे जिस रेखा के ये दिक् अनुपात है। इस चीज़ को समझना कि अगर मैं दिक् अनुपातों को किसी संख्या से गुणा कर दूं या भाग दे दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो रहेंगे दिक् अनुपात ही रहेंगे, जिस रेखा के हैं उसी रेखा के रहेंगे। कि अगर इस रेखा के दिक् अनुपात 2,3,4 हैं, अगर इस रेखा के दिक् अनुपात 2,3,4 हैं, तो इसी रेखा के दिक् अनुपात ये भी आएंगे 6,9,12। मतलब दिक् अनुपातों को आप किसी भी संख्या से गुणा कीजिए, भाग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पर मैं 2 का गुणा कर दूँ, यहाँ पर मैं 2 का गुणा कर दूँ, यहाँ पर मैं 2 का गुणा कर दूँ, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अनुपातिक रूप है, वैसे भी कट ही जाएगा सब में। तो ये क्या बनेगा, x माइनस 2 बटा माइनस 2, y प्लस 3 बटा में 14 और z माइनस 3 बटा में 3। अब ये अपने लिए कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड जो दिक् अनुपातों के मान है ना वो आ चुके हैं। अब अपने इसका यूज़ करेंगे। हाँ, अब समझो, मुझे एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा के समांतर है। तो जो इस रेखा के जो दिक् अनुपात हैं उनको मैं यूज़ कर सकता हूँ इस रेखा के लिए, क्योंकि ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, तो इसके दिक् अनुपात को यहाँ पर यूज किया जा सकता है। ये मैंने आपको बता ही दिया। समांतर रेखाओं के दिक् अनुपातों को हम कहीं भी यूज़ कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब -2, 14 और 3 को मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ कि x माइनस 1 बटा माइनस 2, y माइनस 2 बटा में 14 और z माइनस 3 बटा में 3। ये अपना फाइनल रिजल्ट है। कंसेप्ट हैं, बस उनको समझना है, बेसिक सी बातें हैं। अगर ये समझ में आ जाती हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल से इसके क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। तो अब अपन इसका करेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में एक समांतर चतुर्भुज ABCD और उस ABCD समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, A, B और C के। चौथे के ज्ञात करने हैं और साथ में AB और BC के सदिश और कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करने हैं। AB और BC के बना लें पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 7। ABCD दिशा वैसे तो कोई मतलब नहीं, मैंने यूनिट बना दिए, एक बार मत दीजिए। ये एक समांतर चतुर्भुज है और A के निर्देशांक है 4, 5, 10। B के निर्देशांक है 2, 3, 4। C के हैं 1, 2, 1। D के पता नहीं है। और फिर AB और BC का समीकरण, ठीक है। AB और BC का समीकरण याद करना है। देखो D के निर्देशांक तो आप 10वीं क्लास वाले तरीके से कर लो,
डी बिंदु के निर्देशांक तो हम आसानी से कर ही सकते हैं, जैसा कि 10th के अंदर हम 2D में करते थे कि अपने क्या करेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दो बराबर भागों में बांटते हैं। उस कंसेप्ट का यूज़ करके अपने डी के निर्देशांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो वो तरीका, ठीक है, एक तो वो तरीका है। अगर आप इसको सदिश रूप से ही करना चाहो तो सदिश रूप में भी कर सकते हो। सदिश रूप में करने का तरीका ये रहेगा कि अगर मैं इनको दिशाएं दे दूं, अगर मैं इसको दिशा दे दूं, ये लीजिए मैंने इसको दिशा दे दी ए बी और इसको दे दी दिशा डी सी, ठीक है, मैंने अगर इन दो को दिशा दे दी और इसके जो निर्देशांक मुझे पता नहीं है, इसके अपने निर्देशांक कुछ भी मान सकते हैं, क्या माने अपने एफ जी एच मान लेते हैं, ये लीजिए एफ कोमा जी कोमा एच, ये मैंने इसके निर्देशांक मान लिए। अब देखो ए बी सदिश मैं कह सकता हूँ बराबर है किसके, डी सी सदिश के, कि अपने जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं और साथ में समांतर भी होती हैं, तो ये सदिश बराबर हो गए। अब ए बी सदिश पहले देखो कैसे याद करेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके कि 2 - 4, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान देना ए बी सदिश का मान लिख रहा हूँ मैं, 2 - 4 माइनस का 2 आई कैप, 3 - 5 माइनस का 2 जे कैप, 4 - 10 माइनस का 6 के कैप। अब डी सी सदिश, सी में से डी को माइनस करेंगे तो 1 - एफ आई कैप, 2 - जी जे कैप और -1 - एच के कैप, दोनों को बराबर कर दो। इधर भी आई जे के हैं उधर भी आई जे के हैं, तुलना कर लो, मतलब तुलना करने पर तो इधर से -2 और उधर से 1 - एफ, तो एफ का मान आ गया मेरे पास कि 1 + 2, एफ का मान 3, पहला निर्देशांक आ गया डी के लिए। अब जे को जे के बराबर कर दो, मतलब इधर -2 और इधर 2 - जी, तो जी माइनस के इधर आ गया प्लस का, ये 2 माइनस को तो जाके प्लस का, तो ये बन जाएगा 4, जी का मान 4, दूसरा निर्देशांक 4 आ गया, ठीक है, 3, 4, तीसरा एक एच रह गया, तो -6 को बराबर कर दो, -1 - एच के, एच को इधर लेकर आओ, 6 को उधर लेकर जाओ, तो प्लस का 6 बराबर कितना आ गया 5। तो एफ जी और एच, ठीक है, तीनों निर्देशांक मुझे पता लग गए, तो डी बिंदु आ गया हमारे पास, एक पार्ट तो इसका सॉल्व हो गया। अब बात है कि ए बी का समीकरण क्या होगा। ए बी का समीकरण, वैसे तो यहाँ पर वो सूत्र था भी, मैं बीच में मैंने आपको बताया नहीं है कि दो बिंदुओं से, क्योंकि ए और बी ये दो बिंदु आ गए, दो बिंदुओं से किस तरीके से रेखा का समीकरण अपने ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका सूत्र बीच में अभी रह गया अपना, ए बी रेखा का समीकरण। ए बी रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, ए और बी से जाने वाली रेखा का समीकरण, ए और बी बिंदु से जाने, ठीक है, ए बी रेखा तो नहीं है, ए बी रेखाखंड है, लेकिन ए बी बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, ए बी बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ए बी का समीकरण एक बार लिख दो आप, तो ए बी का समीकरण, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसको किस तरीके से अपने ज्ञात करते हैं, तो उसका सूत्र देखना, बिल्कुल सिंपल सा सूत्र होता है इसका। पहले हम आपको लिख के बता दूं ये कि जैसे यहाँ पर तो है मान लो x1 y1 z1 और यहाँ पर है x2 y2 z2, ये दो बिंदु हो गए, निर्देशांक अपने को पता है, सिंपल सा सूत्र है, मैं कार्तीय रूप में लिख रहा हूँ, x - x1 बटा में x2 - x1, y - y1 बटा में y2 - y1 और z - z1 बटा z2 - z1। ये सूत्र याद रखें आप, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है कार्तीय रूप में कि x - x1 बटा में x2 - x1, फिर y - y1 बटा में y2 - y1 और फिर z - z1 बटा में z2 - z1। इस सूत्र का अपने को यहाँ पर यूज़ करना है ए बी के लिए और बी सी के लिए, दोनों के लिए। तो देखो ये तो है x1 y1 z1, ये है x2 y2 और z2, तो ए बी रेखा का समीकरण आएगा कि x - x1 फिर y - y1 और फिर z - z1, कि ऊपर तो x - x1 y - y1 और z - z1 लिखना होता है, x - x1 y - y1 z - z1, और बटा में आता है x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, मतलब 2 - 4 -2, 3 - 5 -2, 4 - 10 -6, ये अपना फाइनल रिजल्ट है। आप चाहो तो इसको और हल कर सकते हो, -2 का यहाँ पे भाग जा रहा है, -2 का भाग दे देना, अथवा में भी लिख सकते हो कि x - 4 बटा 1 y - 5 बटा 1 z - 10 बटा 3।
ये तो ए बी का समीकरण है। अब इसी तरीके से आपको किसका समीकरण निकालना है, बी सी का। तो बी सी का समीकरण निकालना है, सेम इसी सूत्र से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो अभी देखिए इसका 8वां क्वेश्चन, आपको एक रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण दे रखा है और इस समीकरण को एक तो सदिश रूप में लिखना है और दूसरा हमें बताना है कि ये किस बिंदु से गुजरती है, किस सदिश के समांतर, वो सारा कुछ इसके अंदर अपने को बताना है। तो देखो अपने इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो वही कि इसको हम चेंज करें एक सममित रूप में, इसको अपने सममित रूप में चेंज करें। अब उसको कैसे चेंज करेंगे कि अपने को यहाँ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कि गुणांक 3 दे रखा है तो अपने क्या करेंगे, अंश और हर में 3 का भाग दे देंगे। कैसे भाग देंगे कि x प्लस 1/3, नीचे भी आ जाएगा 1/3। ठीक है कि अंश में और हर में 1 है, जैसे दोनों में 3 का भाग दे दिया। अपने को क्या करना है, x का गुणांक इकाई रखना है प्लस 1 रखना है। इसी तरीके से यहाँ करेंगे, 6 का भाग दे दो तो y माइनस 1/3/1/6। इसमें -1 का भाग दे दो तो इसमें जब -1 का भाग दोगे तो z प्लस का हो जाएगा, ये एक माइनस का हो जाएगा। बटा में भी -1 का भाग देना तो नीचे -1 ही जाएगा। ठीक है कि यहाँ पर अंश में और हर में 3 का भाग दे दिया। हर अपने को दिख नहीं रहा तो बटा में 1 लगा दो, तो ऊपर भी 3 का भाग नीचे भी 3 का भाग, ये बनेगा। इसमें भी बटा में 1 लगा दो, ऊपर भी 6 का भाग नीचे भी 6 का भाग, ये बन जाएगा। और इसमें ऊपर भी -1 का भाग नीचे भी -1 का भाग, तो ये बनेगा। अब यहाँ से हमें क्या क्या पता लगा, यहाँ से अपने को एक तो बिंदु पता लगा, बिंदु जिससे रेखा गुजरती है, बिंदु जिससे रेखा गुजरती है। तो ये रेखा किस बिंदु से गुजरती है, तो देखो यहाँ जैसे 1/3 है तो मैंने आपको बोला था कि निशान बदलकर -1/3, या -1/3 है तो +1/3, या -1 है तो +1, तो इस बिंदु से रेखा गुजरती है, इस बिंदु से रेखा गुजरती है। अब इस रेखा के दिक् अनुपात अगर लिखने हो तो क्या लिखेंगे, दिक् अनुपात। वैसे तो दिख ही रहे हैं कि 1/3 1/6 -1, लेकिन मैंने बोला था कि दिक् अनुपातों को बटा में मत लिखो, हटा सकते हैं किसी भी संख्या से गुणा करके बटा वालों पदों को। तो 6 से गुणा कर दो, इसको 6 से गुणा कर दो इनको, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 का जब गुणा करोगे, इसको 6 से गुणा करोगे तो 2 बनेगा, इसको 6 से गुणा करोगे तो 1 रह जाएगा, इसको 6 से गुणा करोगे तो -6 बन जाएगा। तो ये इसके दिक् अनुपात हैं सही रूप में। वैसे ये भी सही है लेकिन ये ज़्यादा सही रहेगा। बिंदु जिससे गुजरती है पता लग गया, दिक् अनुपात पता लग गए। अब इस रेखा का सदिश रूप क्या होगा, तो सदिश रूप देखिए, तो r वेक्टर बराबर a वेक्टर और साथ में b वेक्टर, ये लिखना है ना। तो यहाँ पर तो वो बिंदु था जिससे रेखा गुजरती है, तो डायरेक्ट आप इसको देख के लिखिए, बस ये सदिश रूप में लिख दो वहाँ पर। मतलब -1/3 i कैप प्लस का 1/3 j कैप और फिर ये 1 k कैप। ये पहला बिंदु आ गया, मतलब ये सदिश आ गया। और b सदिश इसको यूज़ करो वहाँ पे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2i प्लस में j माइनस में 6 ठीक है। तो ये अपना फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से 60वें क्वेश्चन को सोल्व करना है। और अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं, सिर्फ संख्याएं वगैरह बदली हुई हैं, आपको खुद को सोल्व करके देखने हैं। 9वां क्वेश्चन हुआ, जैसे अब 9वें क्वेश्चन में बिंदु जिससे गुजरती है वो बिंदु दिया हुआ है, मतलब ये ए सदिश बन जाएगा और समांतर सदिश अपने को दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेखा के समीकरण के अंदर अपने डायरेक्ट सूत्र के अंदर मान लिखेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। 10वें में भी बिंदु जिससे गुजरती है वो दिया हुआ है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप से गुजरने, इससे गुजरती है सदिश। और यहाँ पर ना समांतर सदिश तो नहीं दे रखा, बट ऐसे बोला हुआ है कि की दिशा में, तो जिसकी दिशा में जाएगी ना वही समांतर सदिश का रूप बन जाएगा। मतलब i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में जो k कैप है ये समांतर सदिश का काम करेगा, ये b सदिश का काम करेगा। ठीक है, पहला जो सदिश है वो a सदिश और जो दूसरा सदिश है वो b सदिश बन जाएगा। 11वां 12वां इसी तरीके से। 13वां और 14वां देखिए, 13वें में और 14वें में दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के समीकरण का सूत्र अपने को लिखना है। बस इसमें ये ध्यान रखना, मैंने कार्तीय रूप तो आपको बता दिया, अभी जो ऊपर के क्वेश्चन किया था हमने समांतर चतुर्भुज, वहाँ पर मैंने कार्तीय रूप तो आपको बता दिया, लेकिन सदिश रूप में किस तरीके से वो ज्ञात किया जा सकता है तो वो देखिए। तो सदिश रूप इसका और लिखवा देता हूँ मैं आपको दो बिंदुओं के लिए।
दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सदिश रूप। कि हमारे पास ये कोई दो बिंदु हैं ए और बी, और यहाँ कोई है मेरे पास मूल बिंदु, ये स्थिति सदिश A1 स्थिति सदिश, ये दूसरा A2। इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ये बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु दिया हुआ है। इस बिंदु का स्थिति सदिश ये वाला, इस बिंदु का स्थिति सदिश ये वाला। इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सूत्र देखिए क्या होता है कि R वेक्टर बराबर A1 प्लस में लैम्डा A2 माइनस A1 वेक्टर। ये सूत्र आप डायरेक्ट याद रखिए। इसका भी डेरिवेशन त्रिभुज के नियम से ही बनता है। बीच में एक R, यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे P, और इसका जो स्थिति सदिश है इसको अपने क्या मान लेंगे, R मान लेंगे, R सदिश मान लेंगे। तो यहाँ पर अपने को त्रिभुज का नियम लगाना है बस, और इसके अलावा और कोई भी काम अपने को यहाँ पर नहीं करना। वो त्रिभुज का नियम लगेगा कैसे, मैं सिर्फ एक हिंट देता हूँ आपको कि किस तरीके से उसको हमने यूज़ करेंगे। देखिए, अगर बात करें हमने ए बी सदिश की, कि अगर मुझे ए बी सदिश ज्ञात करना पड़ जाए तो मैं उसको कैसे ज्ञात करूँगा ए बी सदिश को, या बी ए सदिश या ए बी सदिश जो भी है वो एक ही बात है, यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कि अगर मैं इस ए बी सदिश की बात करूँ, ठीक है, एक बार मान लो कि यहाँ पर P नहीं है, ठीक है, ये लाइन मान लो एक और नहीं है, एक बार इतना हिस्सा एक हटा दिया मैंने, ठीक है, ये भी सदिश दिखाने के लिए एक बार कि मुझे ये भी सदिश ज्ञात करना है, ये भी सदिश। तो इस पूरे त्रिभुज में त्रिभुज का नियम लगाएंगे ना, कि पहले अपने गए O से A की तरफ, फिर A से B की तरफ, तो इन दोनों का जोड़, ये और ये वाला सदिश एक ही दिशा में है, तो इन दोनों का जो जोड़ है वो तीसरे के बराबर हो जाएगा विपरीत क्रम में। मतलब अपने इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि O से A की तरफ, फिर A से B की तरफ, ये बराबर हो जाएगा O से B की तरफ के। तो O से ये तो है A1 सदिश, AB सदिश मुझे पता नहीं है, और इधर आ जाएगा A2 सदिश। तो AB सदिश का मान आ जाएगा कितना, A2 माइनस A1। ठीक है, यहाँ पर A2 माइनस A1 का यूज़ हुआ है, वो AB सदिश के लिए है। अब कोई दिक्कत ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे दिक्कत नहीं है, अब इस हिस्से को छोड़ दो एक बार। यहाँ पर मैंने बिंदु लिया था P, और इसको मैंने इससे मिलाया हुआ था, और ये क्या था, R सदिश के बराबर था। अगर मैं यहाँ पर त्रिभुज का नियम लगा दूँ, यहाँ पर अपने क्या करें, त्रिभुज का नियम लगा दें, तो मेरे पास एक स्थिति बन जाएगी। वो कैसी स्थिति बन जाएगी कि O से A की तरफ और फिर A से P की तरफ ये R सदिश के बराबर हो जाएगा। मतलब R सदिश बराबर आएगा A1 प्लस में AP सदिश के। R सदिश बराबर आएगा A1 प्लस में AP सदिश के। आप त्रिभुज नियम से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और मैं क्या करूँगा, AP जो सदिश है ना, AP सदिश, अब मुझे पता है कि जो AP सदिश और जो AB सदिश हैं ये एक ही दिशा में हैं, संरेखीय हैं। AP सदिश और AB सदिश, यहाँ B था, AP सदिश जिस दिशा में है उसी दिशा में AB सदिश भी है, दोनों एक ही दिशा में हैं। या यूँ कहें कि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो मैं समांतर सदिशों को लैम्डा के रूप में लिख सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ। तो AP सदिश का मान कैसे आएगा, यहाँ से आएगा। कैसे, यहाँ लैम्डा लगा के A2 माइनस A1 का यूज़ कर लेंगे। तो डेरिवेशन अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट सूत्र याद कर लीजिए, वो मेन है, क्योंकि एग्जाम में सूत्र के ऊपर ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दो बिंदुओं से गुजरने वाला जो रेखाखंड है, या वहाँ से जो रेखा गुजरेगी उस रेखा के समीकरण का सदिश रूप है कि A1 वेक्टर प्लस में लैम्डा A2 माइनस A1 वेक्टर। अब अपने इसका जो दो क्वेश्चन है ना, उन दोनों के सॉल्यूशन देख लेते हैं, 13वां और 14वां। हालांकि दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों में से एक अपने कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही सूत्र लगेगा। तो 14वां क्वेश्चन देखना, बिंदु दिया हुआ है 3, 14वां क्वेश्चन बिंदु है 3, -2, -5, और दूसरा बिंदु है 3, -2, 3, -2, 6। इन दोनों से गुजरने वाली रेखा का कार्तीय रूप और सदिश रूप दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो कार्तीय रूप पहले तो मैं इसका लिख देता हूँ। कार्तीय रूप क्या था, इसका कार्तीय रूप था कि x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, और z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। ये तो है कार्तीय रूप।
x1 y1 z1 x2 y2 z2 यहाँ पर लिखिए और सोल्व कर लीजिए। x y z पड़ा रहेगा ऐसा कैसा, ये तो है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। इस सूत्र में मान लिख लो कि x1 की जगह 3, फिर x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 3 0, अनंत नहीं करना, ऐसा कैसा रखना है, अनुपातिक रूप है। y माइनस y1 -2 है ना y1 का मान, यहाँ पर y1 का मान -2 लिखूँ तो +2 बन जाएगा। y2 माइनस y1 ये भी 0। z माइनस z1 का मान -5 है तो यहाँ +5 हो जाएगा। z2 माइनस z1 6 माइनस -5 z2 माइनस z1 11। तो ये अपना हुआ कार्तीय रूप। अब अपने को लिखना है सदिश रूप। तो r वेक्टर बराबर a1 प्लस में लैम्डा a2 माइनस a1। हालांकि है यही चीज़, यही तो आएगा कि ये जो निशान बदल के, इनके निशान बदल के यहाँ लिखने हैं, और a2 माइनस a1 इन्हीं को तो माइनस करेंगे अपने यहाँ पर भी, मतलब यहाँ से जो सदिश बनेगा ना वो a1 सदिश बनेगा, और यहाँ से जो सदिश बनेगा वो कौन सा बनेगा, a2 सदिश बनेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि रिजल्ट इसी से निकल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ सूत्र में मान लिख लीजिए कि r सदिश बराबर a1 मतलब पहला सदिश क्या बनेगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 5k कैप प्लस में लैम्डा a2 माइनस a1, तो 3 माइनस 3 -2 माइनस -2 6 माइनस -5। तो सेम यही जो बटा में जो रिजल्ट आया था कि 0i कैप 0j कैप 11k कैप। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।